देखो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क निकालना। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि डायपोल दे रखा होगा, डायपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे जो फॉर्मूला आया था वो आ रहा था E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर की क्यूब। ये तो आया था एक्सियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पे कितना था? E इज इक्वल टू kp अपॉन आर की क्यूब। इस तरीके से था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो किस तरीके से लिख सकते हो, एक बार उसे और बता देते हैं ना। ध्यान से देखो, आपको क्या याद रखना है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, जैसे ये -q चार्ज होगा इधर, और इस तरफ मैं मान लेता हूँ कैसा चार्ज होगा, +q चार्ज होगा, तो डायपोल हो गया। अगर ये मिनिमम सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो ये पूरी लाइन जो होती थी इसको हम क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन। और इसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम चले जाएं तो ये क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन होता है। तो एक्सियल लाइन पे E की वैल्यू हम निकाल चुके थे। कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी भाई? बाहर की तरफ इस तरफ E का वैल्यू आ रहा था और ये आ रहा था 2kp अपॉन आर की क्यूब। ये हमारा एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला था। अगर मैं इक्वेटोरियल पे देखूं तो इस पॉइंट पे जैसे निकालना है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही थी और मैग्नीट्यूड कितना था इसका? kp अपॉन आर की क्यूब। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आ रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो E एक्सियल आप किस तरीके से लिखोगे? देखो 2kp अपॉन आर की क्यूब। यहाँ आप देखोगे कि वेक्टर कौन कौन है यहाँ पे। E वेक्टर क्वांटिटी होता है, P वेक्टर क्वांटिटी होता है। P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल का जो मोमेंट होता है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P की डायरेक्शन किधर होती है भाई? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। बताया था मैंने, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की ओर होगा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। यानी जो डायरेक्शन P की आ रही है वही डायरेक्शन किसकी है? E की आ रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो आप वेक्टर लगा सकते हो। आपको नेगेटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला निकालो, E इक्वेटोरियल, तो E इक्वेटोरियल किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर आ रहा है भाई? kp अपॉन आर की क्यूब। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो P की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ आ रही है और E की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई? अपोजिट हो गई। अपोजिट होने की वजह से अगर आप यहाँ पे वेक्टर साइन लगाओगे तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब ही ये होता है वेक्टर में कि डायरेक्शन कैसे आएगी, उसकी अपोजिट आएगी। नेगेटिव हमेशा ये बताएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले तो हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले हो गए। कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है, हमसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमें E की वैल्यू पता करनी है कि E का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे जो E की वैल्यू आती है वो आती है kp अपॉन आर की क्यूब अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कितनी आएगी? E इज इक्वल टू kp अपॉन आर की क्यूब अंडर रूट, ये 3 आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरीके से आप इसे फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो ये हमारा होता है थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल दे रखा हो तो आएगा। अब जैसे भाई थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो थीटा की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे तो 0 डिग्री का मतलब कितना आएगा? cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2kp अपॉन आर की क्यूब। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 90 कर दोगे तो 90 करने पे क्या मिल जाएगा? इक्वेटोरियल मिल जाएगा। तो थीटा 90 अगर करोगे तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो cos 90 कितना आएगा? 0। यानी क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, यानी कितना मिल जाएगा? kp अपॉन आर क्यूब। तो ये एक तरीके से जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 0 है इसका मतलब कौन सा है? वो एक्सियल लाइन आ जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 है इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आप ये दोनों फॉर्मूले भी निकाल सकते हो। और अगर थीटा आपको कोई भी दे दिया जाएगा, 30 डिग्री पे बताओ, 45 डिग्री पे बताओ, 60 डिग्री पे बताओ, तो आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करके आप उसे इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर हम वही टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होगा, उस पर हम पे टॉर्क निकालना है। कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होगा
कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सेम गैप के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा होगा। अच्छा, इसमें डायपोल रखा है। डायपोल का मतलब क्या होता है भाई, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। ये हमने डायपोल रख दिया। कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, मैंने मान लिया कितना सेपरेशन है ये 2L, ये सेपरेशन हो गया डायपोल का। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा जिसे हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है, E वेक्टर है, हर जगह E इंटेंसिटी है इसकी। तो जैसे ही आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स, वो देख लेते हैं। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और जो फॉर्मूला था वो था E = F/Q। ये जनरल फार्मूला था इंटेंसिटी का। जनरल फार्मूला मैंने क्या बताया था, E = F/Q। आप जो KQ/R² बता रहे हो वो किसके कारण था, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। कोई पॉइंट चार्ज होता था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, KQ/R²। लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ से मैं फोर्स का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा भाई, Q × E वेक्टर। तो किसके बराबर आ जाएगा फोर्स, Q × E वेक्टर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है। कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है। कैसे लगेगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा है तो फोर्स लगेगा। प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। तो कितना लगेगा, F = Q × E, इतना फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो E = मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी F = क्या आ जाएगा, Q × E। तो जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट। क्यों, क्योंकि चार्जेस का नेचर अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज के कारण E की डायरेक्शन में ही आएगा फोर्स, और नेगेटिव चार्ज के कारण E के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स। और क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए जो फोर्स आ रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल जो रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो नेट फोर्स बता सकते हो आप कितना है यहाँ पे भाई, F नेट अगर पूछा जाए तो एक तो फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों फोर्स का नेट निकालना है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घट जाते हैं। तो नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो F नेट कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना बोलोगे आप, 0 बोलोगे। लेकिन ये जो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्स के कारण यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे जो 11th में हमने पढ़ा हुआ था। तो देखो, टॉर्क का मतलब होता है कोई भी ऐसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से कोई भी पॉइंट घूम जाए, रोटेट कर जाए, तो जिस फोर्स की वजह से वो रोटेट कर रहा है वो टॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन करके देखो, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, एक रस्सी से आप इसे इधर बांध दो, एक रस्सी से इधर से बांध दो, तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, मार्कर इस तरीके से हो जाएगा अगर खींच रहे हैं तो, यानी मार्कर घूमना स्टार्ट कर देगा, ये जो है, जो पेन है। तो यहाँ पर टॉर्क लगा है इसलिए वो घुमा है, यानी यहाँ पे मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप टॉर्क यहाँ पे निकाल सकते हो। तो टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप निकालोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पे टॉर्क मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, पॉइंट M नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉर्क अबाउट पॉइंट, क्या नाम दिया है, M पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकाला जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है भाई, QE। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया QE लग रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ से
इसे अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ तो ये वाले जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, ये पूरा कितना है 2l, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कितना एंगल है, थीटा है, तो 2l का अगर थीटा की और कंपोनेंट लिया जाता है तो कितना आता है 2l cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है 2l sin थीटा। डायरेक्ट आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो। अदरवाइज इस ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल है, sin थीटा अप्लाई कर दोगे तो sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वहाँ से भी निकाल लोगे। लेकिन वो बच्चों वाला काम है, अब उस मेथड को नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट देखो, थीटा की और कंपोनेंट निकालना है तो 2l cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 2l sin थीटा आ जाएगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिख दी यहाँ पे 2l इंटू में क्या आ रहा है sin थीटा। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, P का। P किसके बराबर होता है भाई, Q इंटू 2l के बराबर होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है Q और ये क्या लिखा हुआ है 2l, तो Q 2l किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, P के बराबर। तो ये आ जाएगा P इंटू में E इंटू में क्या आ जाएगा sin थीटा। यानी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा PE sin थीटा के बराबर, कितना आ जाएगा PE sin थीटा के बराबर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टाउ बराबर आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो कि टॉर्क P क्रॉस E के बराबर आ रहा है, या टॉर्क किसके बराबर आ रहा है, PE sin थीटा के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये डायग्राम है। डायपोल रखा है -q + q, सेपरेशन 2l है, थीटा एंगल पे है, तो ये 2l sin थीटा आ जाएगा। तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा PE sin थीटा के बराबर। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू वेरी करता जाऊँगा, थीटा की अलग अलग अगर मैं वैल्यू पुट करता जाऊँ तो जो टॉर्क आएगा उसकी भी अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। जैसे कि कुछ स्पेशल केस हैं वो ले लेता हूँ मैं। तो स्पेशल केसेस इसमें सबसे पहले मैंने लिया केस फर्स्ट है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में E दे रखा है, E मैंने मान लिया ये दे रखा है, E की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा भाई P हो जाएगा। तो P अगर उसी डायरेक्शन में करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो इधर मैंने मान लिया -q चार्ज है, इधर मैंने मान लिया +q चार्ज है, तो इधर मैंने मान लिया +q चार्ज है। ऐसे करके डायपोल रख दो आप, -q +q। तो P की डायरेक्शन किधर होगी भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो P भी उसी डायरेक्शन में हो जाए और E भी उसी डायरेक्शन में हो जाए। इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि थीटा 0 है। और इस स्थिति में अगर आप टाउ निकालना चाह रहे हो, टाउ किसके बराबर है भाई, PE sin थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितना पुट कर दोगे 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। दूसरा है हमारा जो केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ, केस सेकंड, और केस सेकंड कहता है कि यदि थीटा इफ़ थीटा इज इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री, अगर 180 के बराबर हो जाए, 180 के बराबर हो जाए। अब 180 डिग्री कब होगा, किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी E की डायरेक्शन तो इधर आ गई। 180 के लिए P की डायरेक्शन को क्या होना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर P को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको -q इधर लिखना पड़ेगा और +q इधर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं P की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो P इधर हो गया, E इधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में दिख गए होंगे। तो डायपोल अगर इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टाउ बराबर PE sin 180, और sin 180 की वैल्यू भी कितनी होती है भाई 0 ही होती है, इसलिए इस कंडीशन में भी टॉर्क कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी कि डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइन में पड़ा हुआ है, उन दोनों कंडीशंस में टॉर्क हमेशा कितना होगा 0 ही होगा। या तो एंगल कितना आ रहा होगा 0, एंगल 0 आ रहा है तो भी टॉर्क 0 आ जाएगा, एंगल 180 आ रहा है तो भी टॉर्क कितना आएगा 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं केस थर्ड हमारा क्या है, इफ थीटा कितना हो जाए भाई 90 के बराबर, और थीटा 90 का मतलब इसका डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे आना चाहिए भाई, ऐसे आना चाहिए कि E की डायरेक्शन तो इधर है, अब परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए मैंने क्या मान लिया कि Q इधर है और +q इधर है। अब P की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, -q से +q की ओर। तो इस P वेक्टर की डायरेक्शन -q से +q की ओर इधर आ जाएगी। और आप यहाँ पे
टॉर्क निकालोगे तो क्या आएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। टॉर्क कितना आ जाएगा, प्लस पी ई के बराबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं टॉर्क की, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 होती है उस कंडीशन में टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होगी भाई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कब इसकी वैल्यू 0 होगी, कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इन दोनों पोजीशन को, ये जो पोजीशन है थीटा की वैल्यू 0 या थीटा की वैल्यू 180, यहाँ पे टॉर्क 0 आ रहा है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं। कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। इस तरीके से टॉर्क को आप देख सकते हो, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू यानी 0 का मतलब है सेम डायरेक्शन में आ रहा है। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब उसी पोजीशन पे है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, घूम तो फिर भी नहीं रहा, इक्विलिब्रियम तो तब भी है, लेकिन उसके लिए क्या बोलते हैं हम, अनस्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कुछ ना कुछ है, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस दे रखा है हमें, और वहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी उनकी संख्या को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कोई भी सरफेस दे दिया जाए, उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उनके नंबर्स को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कोई भी सरफेस दे दी जाए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई सरफेस है, ये सरफेस मान लिया, ऐसे करके मान लिया सरफेस हो गया। अब इस सरफेस से जैसे यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इससे अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, तो 2 आ रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2। अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 पास कर रही हो तो 20 हो जाएगा। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, कैसे भी जा सकती हैं, अभी बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बस इतना सा ही है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है, उसी को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से वेरी कर सकता है वो आप देख सकते हो। आप इमेजिन करो ध्यान से, मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इधर जा रही हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जा रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। जब ये सरफेस में ऐसे करके रख दूंगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दूंगा ई के, तो ई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया, तो इस टाइम पे वहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे यहाँ से इस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे आप इस सरफेस को घुमाते जाओगे, ऐसे करके घुमाते जाओगे, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाओगे वैसे वैसे एंगल जो है कम होता जाएगा, एंगल बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, यानी यहाँ से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कम होती जाएंगी। और फाइनली फिर वो जैसे ही ऐसे करके होगा तो फिर उससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी, तो फ्लक्स वहाँ पे 0 भी हो जाएगा। तो इन सभी को हम चेक करेंगे कि वो एंगल पे किस तरीके से डिपेंड करता है, क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया या गिवन सरफेस, कोई भी सरफेस दिया हुआ होगा, इससे पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन्हीं की संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फाई से। अब अगर हमें फाई निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई और ए दोनों का डॉट लिखा हुआ है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करना चाहोगे तो क्या मिलेगा भाई, ये फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कितना मिलेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर आप जानते ही हो फाई तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई यहाँ पर क्या होता है भाई, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या होता है यहाँ पे, एरिया। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है ई और ए के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इस तरीके से है, ई और ए के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बोल दोगे, है ना। और ये एरिया वेक्टर है, और ध्यान रखेंगे एरिया जो होता है
ये जो ए है ये वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है। कैसे क्वांटिटी ली जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। और ए की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लिया जाता है। इसकी मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखना। ए की डायरेक्शन कैसे ली जाती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली जाएगी ए की डायरेक्शन, और आउटवर्ड डायरेक्शन में ली जाती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। जैसे कि अभी जैसे मैंने ये सरफेस ले लिया तो ए की डायरेक्शन किधर होगी? इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर की इस तरफ जो है ए को मान लोगे। ये सरफेस है, इसके किधर आ जाएगी ए की डायरेक्शन? इसके सरफेस, ऐसे करके ए की डायरेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाई का फॉर्मूला आया है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इस तरीके से आप लिख ही सकते हो, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये एरिया वेक्टर है, और एंगल बिटवीन ई ए वेक्टर एंड ए वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए या वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आप मुझे खुद बताओ सोच समझ के, कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर होनी चाहिए या स्केलर होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, कि 2 लाइन जा रही है, 3 लाइन जा रही है, 5 लाइन जा रही है, 10 लाइन जा रही है, 20 लाइन जा रही है। तो बस वो यही तो बता रहा है कितनी लाइन पास कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन की भी तो कोई बात बता नहीं कर रहा है ना, कि अंदर जा रही हैं कि बाहर जा रही हैं, किधर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रही हैं। यानी ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। और दूसरा देखो, इसे किस तरीके से हम बोलेंगे कि ये स्केलर होगी? क्वांटिटी। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कभी भी जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है हमें वो कैसा मिलता है? स्केलर। और कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? वेक्टर। इसे तो आप याद ही रखो, तो ज़्यादा चीज़ों को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि कौन स्केलर होगा, कौन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ फाई किसके बराबर है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट से जो मिलने वाली क्वांटिटी होगी वो स्केलर ही होती है। जानते हो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोला करते थे, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला करते थे। वो इसीलिए बोला जाता था क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाली जो क्वांटिटी है वो स्केलर होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर होती है। क्लियर है? ओके। तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी भाई? ये स्केलर क्वांटिटी आ जानी चाहिए। आप यूनिट निकाल ही सकते हो, फाई जो दे रखा है, फाई की यूनिट अगर आप यहाँ से निकालना चाह रहे हो तो ई की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन पर कूलम। इनटू में ए की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इनटू में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से इसकी यूनिट निकाल सकते हो। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट एक और होती है वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। वेबर को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेबर भी आप इसकी क्वालिटी लिख सकते हो। अगला है कि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लक्स की भाई डायमेंशन बता दो कितना आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें पूछ लिया जाए तो डायमेंशन फार्मूला भी बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो मैं इसकी डायमेंशन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे हैं। तो डायमेंशन देखो कैसे आएगा। फाई का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो फाई किसके बराबर है भाई? ई डॉट ए के बराबर आ रहा है। यानी कैसे निकालेंगे हम? ई की डायमेंशन पता होना चाहिए, और किसकी डायमेंशन पता होना चाहिए? ई की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फाई की डायमेंशन निकालने के लिए ई का फॉर्मूला कितना होता है? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ की डायमेंशन पता होना चाहिए, क्यू की डायमेंशन पता होना चाहिए, इनटू में ऊपर क्या आ रहा है? एरिया की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर सकते हो। फोर्स की कितनी डायमेंशन होती है? ML_T-2। एरिया की कितनी होती है? L2। और चार्ज किसके बराबर होता है? IT। Q इज इक्वल टू IT। तो I यानी इलेक्ट्रिक करंट की A होती है, T का T ही हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो फाई की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? ML3। A ऊपर चला जाएगा, A-1, T ऊपर चला जाएगा तो T-3। इस तरीके से हम फ्लक्स की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो कभी भी किसी की भी डायमेंशन पूछ ली जाए तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते ही आप डायमेंशन को पता कर लोगे कितना आ रहा है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम सब बच्चे याद कर लेते हैं कि फाई कितना हो गया? E A cos थीटा के बराबर। लेकिन इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। स्पेशल केस बहुत ध्यान से समझने हैं आप लोगों को। तो मैं लिखा रहा हूँ स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट। तो पहला केस है हमारा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी कर दी जाए? 0 के बराबर कर दी जाए।
तो थीटा अगर 0 कर दिया जाए इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई +1 होती है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस ई ए के बराबर आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू जो +1 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इस कंडीशन में हमें फ्लक्स कैसा मिल जाएगा मैक्सिमम। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से सबसे ज़्यादा पास करेंगी, सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब करेंगे जब थीटा की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम हमें नंबर मिल जाएगा। दूसरा अगर हम केस देखें, अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, तो केस सेकंड देखो क्या आना चाहिए, केस सेकंड है इफ़ थीटा कितना आ जाए हमारा भाई अगला 90 ले लेता हूँ, तो 90 अगर हो जाए तो कितना मिलेगा, तो थीटा अगर 90 आ जाएगा यानी फाई की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है, और कॉस 90 अगर 0 आ जाएगा तो फ्लक्स कितना मिलेगा हमें इस कंडीशन में 0 मिलेगा, यानी थीटा अगर 90 है तो उस सरफेस से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तीसरा केस देखो क्या हो जाएगा, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए तब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फाई कितना मिलेगा ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से, यानी फाई की वैल्यू कैसी आ जाएगी माइनस के ई ए के बराबर निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लक्स देख सकते हो कि कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है और कब 0 आ रहा है। तो इन तीनों केसेस से आपने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आप मुझे खुद सोच समझ के बताना, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि अगर जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कोई भी सरफेस है वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा, कैसे होगा 0 होगा। हाँ, तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोच रहे आते हैं कि अगर सरफेस परपेंडिकुलर है इसका मतलब है थीटा वो 90 ले लेते हैं। सरफेस परपेंडिकुलर होने का मतलब समझ रहे हो भाई, ई की डायरेक्शन मैंने मान ली इस तरफ है, किधर मान ली इस तरफ, तो ई की डायरेक्शन इधर है और सरफेस ऐसे करके रखा हुआ है ऐसे, तो सरफेस तो ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो एरिया तो इधर ही आएगा भाई, तो एरिया हमेशा इधर आ रहा है और ई भी उधर आ रहा है, इसका मतलब एंगल कितना आएगा 0। तो सरफेस तो परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 0 के बराबर ही मिलेगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर 0 के बराबर ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप जो है देख सकते हो 0 पे, 90 पे और किस पे 180 पे देख सकते हो। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ी है, तो इस कंडीशन में देखो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 0 से 90, तो इस कंडीशन में कॉस थीटा कैसा मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलता है। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसी मिलेगी पॉजिटिव, और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी भाई पॉजिटिव आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है तो वो कैसा मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा। पहला केस था। दूसरा केस में क्या ले रहा हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटी आ जाए, ये उसके बराबर या छोटी हो जाए, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम दूसरे में। तो दूसरे में कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होती है भाई नेगेटिव, और कॉस थीटा अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फ्लक्स भी कैसा मिल जाएगा हमें नेगेटिव मिल जाएगा। और तीसरा केस देखो क्या है, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया है, मैं यहाँ लगाया, इसका मतलब मैंने 90 को नहीं लिया है, 90 से छोटी की बात हो रही है, यहाँ 90 से बड़ी की बात हो रही है। अगर वैल्यू एग्जैक्ट कितनी हो जाए, थीटा एग्जैक्ट किसके बराबर आ जाए 90 के, तो थीटा 90 आ जाएगा तो कॉस 90 मिल जाएगा। कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 90 ही 0 अगर आ गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी हैं आपको कि कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कब फ्लक्स नेगेटिव होगा और कब फ्लक्स 0 होगा। तो पॉजिटिव कब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रही होंगी, नेगेटिव कब होगा जब 90 से 180 के बीच में लाई करेंगे, और एग्जैक्ट 0 कब होगा जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 के बराबर आ जाए तो 0 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस से बाहर की ओर जाती हैं
तब फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर की ओर आती हैं तब उन्हें नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमने पूरा आज जो है फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और टॉर्क हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और अब आप इसे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो जहाँ से हमने पढ़ा है पूरा। तो यहाँ से करना है शायद, है ना। तो ये वैसे हमने कल पढ़ा लिया था और उसकी यहाँ से आप लिख सकते हो पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप लिख लो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।